अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कॉलम वाला, तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं और फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड और चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, फासला है, उस पर डिपेंड करती है। आज हम स्टडी करेंगे कॉलम फोर्स यानी फिजिकल फोर्स, वो फोर्स जो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर क्या करता है, एक्सर्ट करता है, आइदर थ्रू अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉलम फोर्स और फिजिकल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, इस जो स्टेटमेंट है और सिमेट्री हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, इसको आपने बेटा क्लियरली देखना है। सपोज कर लें कि हमारे पास एक चार्ज है, दैट इज Q1, इस चार्ज को हम कहते हैं दैट इज आ सोर्स चार्ज। हम कहते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड है 1 कूलम। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 कूलम। 1 कूलम की मैग्नीट्यूड का लाइक नेचर का हमने एक और चार्ज लिया, दैट इज Q2। उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। दैट इज आल्सो 1 कूलम। Q1 की मैग्नीट्यूड 1 कूलम, Q2 की मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम। इसका मतलब है कि इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद जो बराबर है। अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव है तो इसमें 6.25 क्रॉस 10⁻18 प्रोटॉन होंगे और इसमें 6.25 क्रॉस 10⁻18 प्रोटॉन होंगे। ये दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं। इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है दैट इज R। अब कॉलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर पहला चार्ज जिसको हमने लेबल किया Q1 दूसरे चार्ज Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, क्योंकि लाइक नेचर के हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो सेम वे में दूसरा चार्ज Q2 भी उतनी ही मिकदार की फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड हमने बराबर ली। इसका मतलब ये है कि अगर पहला चार्ज Q1 दूसरे चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है, तो इट्स मीन कि Q2 यहाँ पे पड़ा हुआ था, यानी Q2 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है R डिस्टेंस पे। आप इसको कहते हैं 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 नैनोमीटर, हमने सपोज किया। अब इसका मतलब यह है कि Q2 जिस जगह पे पड़ा है ये यहाँ से आगे जाएगा। Q2 जिस जगह पे पड़ा हुआ है ये यहाँ से आगे जाएगा। यानी सपोज कर लें कि अगर हमारे पास दो बाल हों, एक को मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास बाल A है और दूसरी बाल B है। अगर A जाके B से कोलाइड करती है, इम्पैक्ट करती है, टकराती है, तो B जहाँ पड़ी है यहाँ से आगे जाएगी। यहाँ से तो नहीं आगे जा सकती, क्योंकि ये तो A1 है, यानी A है, ये जाके इससे टकराएगा, तो जहाँ पे ये है ये उससे क्या करेगी, आगे जाएगी। इसका मतलब ये है कि Q1 ने एक्सर्ट की फोर्स Q2 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हम अगर इस फोर्स को लिखना चाहें, F इज इक्वल टू पहला चार्ज दैट इज Q1 ने फोर्स लगाई Q2 के ऊपर। किसके ऊपर? इसका मतलब यह है कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है Q1 और उसे एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे महसूस कर रहा है कौन? Q2। इसका मतलब है कि फोर्स कौन महसूस कर रहा है? जो महसूस करेगा पहले हम उसका रेफरेंस देंगे हवाला। इसका मतलब यह है कि 2 विल एक्सपीरियंस और एक्सर्ट करेगा 1। फोर्स एक्सपीरियंस्ड by charge Q2 that was exerted by charge Q1। तो इट्स मीन कि अगर इन दोनों के दरमियान फासला R है और हम ये कहें कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो लगा रहा है फोर्स, इट्स मीन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका जो यूनिट वेक्टर होगा हम उसको भी यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे। यूनिट वेक्टर स्टार्ट होता है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से टू दैट वेक्टर, टू दैट पॉइंट दैट इज Q2। यानी यूनिट वेक्टर जो है ये एक ऐसा वेक्टर है जो स्टार्ट होता है रेफरेंस पॉइंट से और जाता है जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, दैट इज Q2। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है हम उसको भी लिखेंगे 2 to 1।
इसका मतलब है 1 to 2, 1 to 2। बिल्कुल ऐसे अगर हमारे पास ये चार्ज हो Q1, दूसरा चार्ज जिसको मैंने रेड से लेबल किया दैट इज Q2, और ऊपर हमने मेंशन किया कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। अगर कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है तो अब किसकी बारी होगी? Q2 की। Q2 विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन Q1, ऑन Q1। इन दोनों के सेंटर्स का जो दरमियानी फासला है दैट इज R। अब हम यहाँ पे फोर्स को लेबल करेंगे। फोर्स महसूस कर रहे हैं Q1, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? Q1, और एक्सर्ट कौन कर रहा है? दैट इज Q2। इसका मतलब ये है कि 1 को रिपेल किया किसने? 2 ने। इट्स मीन कि Q1 ने फोर्स को महसूस किया और Q2 ने फोर्स को क्या किया? एक्सर्ट। दैट इज अ म्यूचुअल फोर्स। अब अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी आल्सो 1 to 2। कॉलम के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू, जस्ट पूरा क्लियर कर दो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये कॉलम की मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेके जाएं और इन दो चार्जेस के यानी अकॉर्डिंग हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेबलिंग करेंगे F21, F21। यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा दैट इज R21। अगर यहाँ यूनिट वेक्टर है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? वेक्टर को करेंगे। बिल्कुल इसी तरह F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इनटू 1 to 2 दैट इज। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों है? क्योंकि हमने चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसे रखी हुई है। तो इसमें अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो फिर ये हमारे पास ऐसी सिमेट्री बन गई जैसी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कूलम्स का जो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स वाला एक्सप्रेशन है ये एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं। तो वी कैन से F21 is equal to F12 एक्सेप्ट डायरेक्शन, माइनस यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है? दैट इज अ डायरेक्शन, दैट इज अ डायरेक्शन। इट्स मीन कि फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर यानी क्या कर रही हैं? अपना असर दिखा रहे हैं Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट जी। इसके बाद इसकी जो दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है अगर हम उसको डिस्कस करें, और यहाँ पे बल्कि मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन के बारे में बताता जाऊँ। सपोज करें ये तो अभी हमने रिपल्शन देखी, हमारे पास एक चार्ज है दैट इज Q1, दैट इज Q1, दूसरा चार्ज दैट इज Q2, दैट इज अ 1 कूलम मैग्नीट्यूड, दैट इज अ 1 कूलम मैग्नीट्यूड। हम कहते हैं कि Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस हैं। अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके अंदर 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 प्रोटॉन्स होंगे। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास चार्जेस जो है वो अनलाइक नेचर के हैं। अगर ये अनलाइक नेचर के हैं तो Q1 अट्रैक्ट करेगा Q2 को। अगर Q1 Q2 को अट्रैक्ट करता है तो आप यहाँ इसको जरा क्लियर देखिएगा कि एक बॉल या टेबल अगर यहाँ पड़ी और मैं उसे खींचूं तो मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा, वो जहाँ थी वहाँ से मेरी तरफ चल के आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो Q2 चल के आएगा Q1 की तरफ, Q2 चल के आएगा Q1 की तरफ। फोर्स लगाई किसने? Q1 ने, और इसको महसूस किसने किया? Q2 ने। इसका मतलब यह है कि लगाने वाला, अगर हम यहाँ पे फोर्स की लेबलिंग करें कहाँ से कहाँ की तरफ, तो Q1 ने अट्रैक्ट किया Q2 को। इसका मतलब है कि फोर्स लग किस पे रही है? 2 के ऊपर। फोर्स लग रही है 2 के ऊपर और लगा कौन रहा है? बस।
अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको बताना थोड़ा पुट कर लेंगे, बिल्कुल ही ऐसे। अगर Q2 Q1 को अट्रैक्ट करता है, Q2 Q1 को अट्रैक्ट करता है तो फिर Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ से चल के इधर आएगा, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो साइन ऑफ एरो होगा वो ऐसे, दैट इज F। अब Q1 को खींचा जा रहा है, Q1 को पुल किया जा रहा है किसकी तरफ, Q2 की तरफ, और कौन कर रहा है, Q2 ही कर रहा है। इट्स मीन Q2 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। तो महसूस कौन कर रहा है, 1, और इसको एक्सर्ट कौन कर रहा है, दैट इज। तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है कब, जब एक हमारे पास चार्ज यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको यहाँ पे कह देते हैं दैट इज -Q, दैट इज -Q, और दैट इज प्लस। इट्स मीन ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इसमें प्रोटॉन्स की अकोमोडेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन, कि हमारे पास क्या होंगे, चार्जेस। अब हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। कोलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। नंबर 2, कोलम फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इसका मतलब यह है कि कोलम फोर्स का ताल्लुक जो है वो मीडियम के साथ है। तो मीडियम क्या होता है, अभी तक हम स्टडी करते हैं एप्सिलॉन, जिसको हमने कहा परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, जो कि हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो इसका मतलब है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, कोई मीडियम अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो हमने सिंपल फोर्स को देखा। उसके मुताबिक F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम इन चार्जेस को उठा के पानी में डालें तो इन दो चार्जेस का दरमियान, यानी एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, अभी तक इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या थी, फ्री स्पेस। अगर हम इन चार्जेस को उठा के किसी और मीडियम में इंसर्ट करते हैं, हम इसको लिक्विड अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर डाल देते हैं, हम इन दोनों के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र है, डाई इलेक्ट्रिक। तो आपके टॉपिक में भी ये मेंशन है, ये क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक का दूसरा नाम हमारे पास होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, दैट इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, जिसको आप कहते हैं कि हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स हैं जो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अ मटेरियल विद एटम्स whose electrons tends to stay in their own orbits। स्टूडेंट्स क्लियर हो, द मटीरियल्स विद एटम्स, ऐसे मटीरियल जिनके एटम्स हों और उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ही ऑर्बिट के अंदर कन्फाइंड हो, अपने ही ऑर्बिट के अंदर महदूद हो। इसका मतलब यह है कि जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। जब हम इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि हम कंडक्टर्स को लेके जाते थे, तो कंडक्टर्स को जब हम रूम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो उसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एटमों को छोड़ देते हैं, जबकि इंसुलेटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर रहती है, तभी हम इसे कहते हैं दैट इज अ डाई इलेक्ट्रिक। इसका दूसरा नाम होता है दैट इज न्यूट्रल वन, दैट इज न्यूट्रल वन।
अब इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको बात बताऊं कि इंसुलेटर्स कैन होल्ड और स्टोर इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर का मतलब है कंडक्ट करना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होते हैं, वो अपने एटमों का मजीद हिस्सा नहीं होते, तभी वो क्या करते हैं, करंट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करके लेके जाते हैं। जबकि इंसुलेटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे इंसुलेटर के बारे में ये कहते हैं कि इंसुलेटर्स को हम वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस को स्टोर करना, जमा करना। तो इंसुलेटर्स कैन स्टोर और होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कंडक्टर, बेटर देन कंडक्टर। बेस्ट एग्जांपल इसके हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या करके शीट रखते हैं। तो अगर हम इंसुलेटर को यहाँ पे ज़रा इंसुलेटर्स के एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें तो वी हैव बेस्ट एग्जांपल ग्लास, दैट इज़ अ पेपर, दैट इज़ अ रबर, दैट इज़ अ एयर and that is a mica. These are insulating materials जिसको हम कहते हैं ये डाइइलेक्ट्रिक्स है। अब अगर हम दो चार्जेस के दरमियान इनमें से कोई एक मीडियम लेके, यानी हम चार्जेस को उठा के पानी में डाल दें, हम चार्जेस को उठा के डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर में डाल दें, हम चार्जेस के दरमियान रबर रख दें, चार्जेस के बिटवीन पेपर की एक शीट रख दें, चार्जेस के दरमियान गिलास या मीका को जो है वो पुट कर दें, एयर को डाल दें, तो फिर इन तमाम मीडियम्स का जितने भी यहाँ पे डिस्कस हैं, ऐसे तो हमारे पास कई हैं, इन तमाम का एक अपना कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन और एप्सिलॉन और इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी तब होगी जब आपके पास मीडियम जो है वो फ्री स्पेस के अलावा कोई हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें एप्सिलॉन आर को, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन ये हमारे पास रेशो है, इट्स मीन इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। अगर हम बात करें एप्सिलॉन आर फॉर एयर या वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर जो है वो 1 होता है और एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर है वो 1.0006 और एयर, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। इट्स मीन कि अगर हम यहाँ पे इस फोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी एयर के लिए हमारे पास 1.0006 और एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये भी कॉलम फोर्स के लिए, और ये जो दूसरा मैं लिखने जा रहा हूँ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा R। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जब हमारे पास चार्जेस फ्री स्पेस के अलावा इनमें से किसी मीडियम के अंदर पड़ा, इनमें से, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है, सो फोर्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं होगा, दैट शुड बी एप्सिलॉन, नाउ एप्सिलॉन दैट इज Q1 दैट इज Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर हम दो चार्जेस के दरमियान रबर रख देते हैं, दो चार्जेस के दरमियान हम सिरामिक रख देते हैं जिसका एप्सिलॉन आर सबसे ज़्यादा है, या दो चार्जेस को हम उठा के पानी में डाल देते हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मीडियम होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर दैट इज Q1 दैट इज Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि या तो दो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं या फ्री स्पेस में पड़े हुए, और यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन आर का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि चार्जेस अदर देन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के किसी भी और मीडियम में मौजूद होंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि चार्जेस जो है वो
पानी में पड़े हुए हैं, यानी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और हमने इनको उठा के पानी में डाल दिया, डिस्टिल वाटर में डाल दिया, तो डिस्टिल वाटर का जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर 75.8। इसका जुड़ा नहीं है क्योंकि ये रेशो है एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 78.5। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश, ये वो फोर्स होगी जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम हो, यानी फ्री स्पेस के अलावा। एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। तो अगर आप इस सारे एक्सप्रेशन को देखें जिसको मैंने सर्कल कर दिया, हाईलाइट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो ये तब है जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर या वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो। तो इट्स मीन एफ डैश इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन आर जितना बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ये जितना बढ़ता जाएगा हमारे पास फोर्स उतना ही कम होती जाएगी। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कोलम फोर्स जो हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम के चेंज होने से बढ़ती है या कम होती है, तो आपने ये देखना है कि सबसे कम वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैक्यूम और एयर के लिए, इसके बाद जितने भी मीडियम्स हैं उन तमाम के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो सबसे यानी बढ़ती जाती है मैक्सिमम एयर या वैक्यूम के अलावा। इसका मतलब है कि अगर आप मीडियम को चेंज करते हो तो फिर फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स जिसको हमने कोलम फोर्स या फिजिकल फोर्स का नाम दिया, ये मैक्सिमम तब होगी जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर हो, और ये मिनिमम होगी जब हम इन चार्जेस को उठा के इनमें से किसी एक मीडियम के अंदर डाल दें, इंसर्ट कर दें। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ डैश। एफ वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास मीडियम एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस है, और एफ डैश वो फोर्स है जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान मीडियम अदर देन ऑल ऑफ दीज, जिनको मैंने ऊपर मेंशन किया, एयर वैक्यूम या दूसरा। तो आई थिंक आपको ये जो है ना लेक्चर समझ आ चुका होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।